एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये हमारा चैप्टर 5 हो गया। इसके बाद एक चैप्टर और हम इसमें शेयर करेंगे जिसमें ग्रामीण विकास का हम देखेंगे, जो बैंकों की क्या भूमिका होती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो लगभग इस महीने में जो है ये ग्रामीण विकास कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में हम आजीविका लेके आएंगे या फिर देखेंगे कि पंचायती राज स्टार्ट करना है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं आपको क्लियर स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे आपसे प्रॉमिस नहीं किया है, क्योंकि खुद यार मुझे यहाँ पे थोड़ा समय कम मिल पाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब पे जाती हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो आके प्रिपेयर करती हूँ, देन आपके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं पूरा वीडियो मतलब पूरा टॉपिक्स आप लोगों को कंप्लीट करके दूंगी, लेकिन जितना भी दूंगी वो 100% दूंगी, ताकि वहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग वो चीज़ ज़रूर सॉल्व करके आ पाएँ और कहीं ना कहीं मेरी ये वीडियोस जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहती कि हाँ पूरा पंचायती राज भी कंप्लीट कर दूंगी, आजीविका भी कंप्लीट कर दूंगी। हिंदी के खैर तो मैं एमसीक्यू साथ ही साथ लेके आ रही हूँ, बस यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट होगा ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए। सूचना का अधिकार अधिनियम जो कि आया है 2005 में। कब आया है? 2005 में ये सूचना का अधिकार अधिनियम आया है। अब ये सूचना का अधिकार क्या समझ आ रहा है इससे? मतलब जो भी चीज़ सूचना है, जो भी चीज़ यहाँ पे अपर लेवल पे हो रही है, अपर लेवल पे मतलब अधिकारी जो भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं, मतलब क्योंकि हमारा जो ये जो मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरीके से लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा। लोकतांत्रिक मतलब लोगों से चलने वाला एक गणराज्य है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे लोगों को हर चीज़ें पता होनी चाहिए कि उनके अधिकारी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी बननी चाहिए, ताकि अगर कल को भ्रष्टाचार भी हो तो वो ये चीज़ें लोगों तक, जनता तक पता रहे। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम इसीलिए लाया गया है। पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो कोई भी चीज़ें यहाँ पे मतलब ओपन नहीं करना चाहते थे जनता तक, आम जनता तक। तो ये 2005 में लेके आया गया सूचना का अधिकार अधिनियम। सबसे पहले कोई भी अधिनियम लागू करना होता है तो उसको लागू करने के लिए सबसे पहले लोकसभा में लेके जाना होता है। लोकसभा से अगर पारित हुआ तो राज्यसभा से पारित हो गया, दोनों सांसद से पारित हो गया, तो फिर राष्ट्रपति की उसमें स्वीकृति मिलती है। जब राष्ट्रपति की फाइनली स्वीकृति मिल जाती है तो वो भारत में पूरे लागू हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद 19(1) है, अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 19(1) कहता है कि जो मतलब हमें अभी अपना अभिव्यक्ति मतलब अपना जो भी थॉट्स एंड थिंकिंग है उसको हमारे पास स्वतंत्र हैं। हम किसी के पास भी जाके हम कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ नहीं है कि आप कुछ भी कहें और यहाँ आपको उड़ा दिया जाएगा, शूट कर दिया जाएगा, या फिर कोई पाबंदी है कुछ भी चीज़ कहने के लिए। आप अपनी कोई भी चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पे स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो 19(1) में ये चीज़ें बताती हैं। तो ये चीज़ एक यहाँ एमसीक्यू यहाँ से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है जनता के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश का मूल अधिकार होता है। तो मूल आधार कोई भी देश का क्या होता है कि उनको अभिव्यक्त करना, मतलब उनकी थिंकिंग, थॉट्स एंड थिंकिंग को अभिव्यक्त करना, सामने वाले को प्रेजेंट करना। इसके लिए उनके अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है, उनको कोई भी पाबंदी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगी यहाँ पे, वो स्वतंत्र होंगे। यहाँ पे स्वतंत्र रूप से अपना जो भी थिंकिंग है, अपना जो भी थॉट्स है वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में लाया गया। सबसे पहले इसको सांसद से पारित किया गया। सांसद में कब पारित किया गया? मई में पारित किया गया। मई 11 में, पहले 11 मई को पारित हुआ तो लोकसभा में, फिर वो 12 मई को एक दिन बाद राज्यसभा से पारित हुआ। फिर उसके बाद मई के बाद एक महीने बाद लगा जून जो है राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली। तो जून जो है एक महीने वहाँ पे लग गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है 15 जून 2005 को मिली। फिर ये भारत में लागू कब हुआ? तो भारत में लागू होने की बात कहें तो भारत में लागू ये जो हुआ 3 महीने बाद, मतलब चौथे महीने में यहाँ पे 12 अक्टूबर 2005 को यहाँ पे लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को ये भारत में लागू हुआ। ठीक है,
तो ये चीज़ें हमने देख ली। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया है और अनुच्छेद 19(1) के तहत ये बताया गया है कि हमें अपना कोई भी थिंकिंग थॉट जो भी बोलना है इसके लिए हम स्वतंत्र रूप से यहाँ पे आज़ाद हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमको स्वतंत्रता मिली है अभिव्यक्त करने के लिए, अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश का मूल आधार होता है। अब ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है पारित हुआ पहले लोकसभा और राज्यसभा से। ये लोकसभा से पारित हुआ ये 11 मई 2005 को, राज्यसभा से 12 मई 2005 को। फिर उसके बाद 1 महीने बाद 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और भारत में ये लागू हो गया 12 अक्टूबर 2005 को। अब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, मतलब ऊपर वाले जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि क्या हो रहा था अभी सामाजिक अंकेक्षण में हमने देखा कि मनरेगा के तहत क्या कर रहे थे, जो अधिकारी लेवल के लोग थे वो कहते थे कि हाँ हम मजदूर को इसके अंदर काम दे रहे हैं, लेकिन वो क्या करते थे बस रजिस्टर में उनका नाम लिख दिया करते थे, लेकिन उनको बुलाया नहीं जाता था उन मजदूरों को काम करने के लिए। उनके जो पैसे थे वो खुद यहाँ पे ले रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इसका मेन उद्देश्य है। प्रशासन जो उत्तरदायी के गुणों का विकास होगा, उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होगा, ये तो बिल्कुल ही होगा। जवाबदेही होगा। लोक प्राधिकरणों में जवाबदेही का निर्धारण। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इससे कम होगा। जो भी सरकारी पदे हैं उनका दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें जो है ये मतलब आम जनता के साथ शेयर की जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सरकारी पदे हैं वो अपना दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। लोक प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन किसी सूचना का जन संधारण तक पहुँच सुनिश्चित करना, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण अधीन किसी सूचना की जन संधारण तक पहुँच सुनिश्चित करना, मतलब लोगों तक यहाँ पे जो भी न्यूज़ है वो चीज़ें पहुँचना यहाँ पे सुनिश्चित करना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना। जो भी संवेदनशील सूचनाएं हैं उनकी गोपनीयता बनाए रखना। नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति को स्थापित करना। तो नागरिकों के लिए क्या, सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति को स्थापित करना। तो ये हमने देख लिया कि क्यों उद्देश्य है इसका, मतलब क्या उद्देश्य है इस अधिनियम का, क्यों इसको मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसका डेवलपमेंट कब हुआ, तो 1766 में क्या हुआ था, 1766 में पहली बार जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है स्वीडन में आया था। तो अगर पूछा जाए सवाल में, क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये विश्व में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कब आया था, तो 1766 में आया था। 1766 कहते हैं आई थिंक, मुझे हिंदी नहीं आती है, मतलब हिंदी ये कहने का मतलब है मुझे नंबर हिंदी में कहना नहीं आता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोई गलत गिनती कह देती हूँ। तो यहाँ पे 1766 जो है स्वीडन में पहली बार सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आया था। भारत में सूचना के अधिकार की मांग जो है सबसे पहले मांग करने वाला जो स्टेट है ना, मांग पहले तो राजस्थान ने की थी, लेकिन ये लागू कहाँ पे हुआ था, पहले लागू हुआ था ये तमिलनाडु में। मांग ज़रूर राजस्थान ने किया था, लेकिन लागू कहाँ पे हुआ था, ये तमिलनाडु में 1997 में। ये आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले 1766 में स्वीडन में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है पूरे विश्व में पहली बार लागू हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये हमारे मतलब भारत के जो कौन से राज्य ने इसको पहले मांग की थी, तो राजस्थान ने मांग की थी। 1997 में केंद्र सरकार द्वारा HD सोरी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, भारत केंद्र सरकार द्वारा 1997 में क्या हुआ, केंद्र सरकार द्वारा HD सोरी की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, HD सोरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया, जिसके द्वारा सूचना की स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। तो 1997 में केंद्र सरकार जब उस टाइम पे क्या था, HD सोरी की अध्यक्षता थी, उस टाइम पे एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई, 1997 में
एक सेकेंड, 1997 में जो है केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, एक लाइन को मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको सुन सुन के ही याद हो जाए। तो 1997 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा HD सोरी की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, HD सोरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई, एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी बनाई गई जिसके द्वारा क्या किया गया, सूचना की स्वतंत्रता, जो भी सूचना है उसकी स्वतंत्रता का विधेयक प्रारूप प्रस्तुत किया गया, एक ड्राफ्ट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो एक समिति बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई HD सोरी की अध्यक्षता में, जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया 1997 में। सूचना की स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया गया यहाँ पे। इस कानून से पहले, ये जो कानून आया था, इससे पहले क्या हुआ, ये जो सूचना की स्वतंत्रता विधेयक जो ये कानून आया, इससे पहले 9 राज्यों में ये इसे लागू कर रखा था कि ये जो कानून है इसको क्या किया गया था, पहले ही 9 राज्यों में लागू कर रखा था। तमिलनाडु पहला राज्य था। तमिलनाडु कौन सा था, तमिलनाडु इसमें पहला राज्य था। जो ये समिति बनाई गई, समिति कौन सी गठित की गई, HD सोरी की अध्यक्षता में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक का जो है प्रारूप प्रस्तुत किया गया। ठीक है, फिर ये जो कानून था, इस कानून को पहले ही 9 राज्य में लागू कर रखा गया था, लेकिन तमिलनाडु पहला राज्य बना था। RTI ये क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को 15 जून 2005 को, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 15 जून 2005 को फाइनली राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। और इसके 20 दिनों बाद, 120 दिनों बाद, मतलब कितना दिन हो जाएगा, 120 दिन अगर हम कहें तो 4 मंथ्स के बाद, 12 अक्टूबर 2005 को, 4 महीने के बाद, ये यहाँ पे आपको दिन भी पूछ सकता है कितने दिन बाद ये जो भारत में लागू हुआ, तो 120 दिन बाद, या फिर 4 महीने बाद ये टोटली भारत में लागू हो गया। कौन से डेट को, 12 अक्टूबर 2005 को। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो अधिनियम में हमेशा हम यहाँ पे क्या देखते हैं, धाराएं देखते हैं। तो धारा को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, परिभाषाएं बताई गई हैं। ठीक है, धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 1 में क्या बताया जाता है, वही उसका संक्षिप्तीकरण, नाम, विस्तार, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। धारा 2 में क्या होता है, धारा 2 में विस्तार होता है। ठीक है, तो धारा 2 में विस्तार हम देखेंगे, मतलब सॉरी, परिभाषा देखेंगे, विस्तार नहीं। धारा 1 में विस्तार होता है, धारा 2 में परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ पे समुचित सरकार के बारे में देखेंगे, सक्षम अधिकारी, सूचना, लोक प्राधिकारी और सूचना का अधिकारी, ये 4 पॉइंट जो है इसका परिभाषा हम देखेंगे। मतलब इसके डेफिनेशन, इसको किसको समुचित सरकार कहते हैं, किसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब सक्षम अधिकारी किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं समुचित सरकार। तो समुचित सरकार कौन होगा, वो होगा जिस पर सूचना प्रदान करने का अंतिम उत्तरदायित्व होगा। जैसे कि समुचित सरकार से उस सरकार से है जिस पर सूचना प्रदान करने का अंतिम उत्तरदायित्व होगा। समुचित सरकार कौन होगा, वो सरकार होगा जो कि लास्ट होगा, एकदम लास्ट जो होगा वो हमको सूचना प्रदान करने का अंतिम उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, अंतिम यहाँ पे उत्तरदायित्व होगा। जैसे कि केंद्र सरकार हमारे लास्ट हैं, जैसे कि केंद्र सरकार के बाद सबसे बड़ा पोस्ट जो है ये केंद्र सरकार का है, और राज्य में राज्य सरकार होगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, समुचित जो है सरकार हो जाएंगे। मतलब ये जो है इनके पास सूचना प्रदान करने का हमारे पास जो है ये अंतिम उत्तरदायित्व होंगे। लास्ट एकदम ऑप्शन कह सकते हैं, ऑप्शन नहीं कहेंगे, लास्ट जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है केंद्र में केंद्र सरकार होंगे और राज्य में राज्य सरकार होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पर अगर बात करते हैं, तो रेलवे जो लाइन होती है, मतलब जितना भी ट्रेन वगैरह, रेल की बात करें, रेलवे की बात करें, तो जितनी भी रेलवे है ये तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की होती है ना, राज्य सरकार की नहीं होती, केंद्र सरकार की होती। तो यहाँ पे हम जितना भी रेलवे की सूचना है ये हम किससे प्रदान करेंगे, केंद्र सरकार से प्रदान करेंगे। जबकि पुलिसों के बारे में, क्योंकि पुलिस तो हर राज्य में होता है, कहीं ना कहीं हैंडल तो रेल को जो है IRCTC हैंडल करती है, जो कि किसकी है, केंद्र सरकार की है। लेकिन वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस तो हर स्टेट में होता है, तो हर पुलिस के बारे में हम लास्ट जो है कहाँ पे जाएंगे, राज्य सरकार के पास जाएंगे। तो ये क्या होगा, जो लास्ट अंतिम छोर का जो हमारा
सरकार होता है, अंतिम छोर का जो सरकार होगा, हेड होगा, वो इसका उत्तरदायी होगा। मतलब यहाँ पे हमको उससे सूचना यहाँ पे प्रदान करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समुचित सरकार से मतलब यही हो जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, अब इससे ईजी वर्ड में और मैं नहीं समझा सकती, मुझे इतना ही समझाना आता है यार, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है सक्षम अधिकारी। यहाँ सिर्फ बोलने में ही समझ आ रहा है कौन सक्षम होगा, मतलब सक्षम अधिकारी एक तरीके से खुद में सक्षम हो। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये धारा 2E में बताया गया है, धारा 2E में बताया गया है। अब जो भी सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सक्षम अधिकारी कौन होगा, सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी, मतलब जिसको चुना गया है, जो इलेक्टेड होगा, सक्षम अधिकारी वही होगा जिसको चुना गया है मतलब। ठीक है, तो जैसे लोकसभा और विधानसभा के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, तो ये स्पीकर होंगे। लोकसभा और विधानसभा के संदर्भ में सक्षम अधिकारी जो है, लोकसभा और विधानसभा के संदर्भ में सक्षम अधिकारी स्पीकर होगा। राज्यसभा और विधानसभा परिषद के संदर्भ में बात करें सक्षम अधिकारी तो सभापति होगा। और वहीं उच्च न्यायालय के संदर्भ में सक्षम अधिकारी बात करें तो मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति होगा। इसके अलावा संस्था जो केंद्र राज्य के अधीन, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, ठीक है, जो केंद्र राज्य के अधीन स्थापित, उसमें केंद्र सरकार के संस्था के लिए राष्ट्रपति तथा राज्य सरकार के संस्था के लिए राज्यपाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ आ गया कि सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, वो जो कि हम यहाँ पे इलेक्ट, जो क्या होता है कि कह सकते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट नहीं करते, जिसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते हैं, नियुक्त प्राधिकारी ही होगा। लेकिन ये यहाँ पे कौन होगा, जैसे कि लोकसभा का स्पीकर हो गया, राज्यसभा के लिए अध्यक्ष कौन हो गया, सभापति हो गया, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो गया। और अगर केंद्र राज्य के अधीन स्थापित है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, केंद्र राज्य के अधीन स्थापित है तो केंद्र सरकार के संस्था के लिए राष्ट्रपति और राज्य सरकार के संस्था के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होगा। यहाँ पे लाइट चली गई है तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे धारा 2F में क्या बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे F में बताया गया है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, F से इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे IN को हटा देंगे तो फॉर्मेशन, ऐसे फॉर्मेशन से फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं, फॉर्मेशन के आगे इन लगा दिए जाए। ठीक है, तो F से फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के आगे इन लगा देना है। सूचना वह जानकारी है जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। ठीक है, हर लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, हर चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्या होना चाहिए, सूचना वह जानकारी है जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। सूचना अर्थपूर्ण आंकड़ों का संग्रह है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी दस्तावेज आया, अभिलेख जो है, फ्लॉपी, CD, PD, DVD एक्सेट्रा सूचना है। यहाँ पे सूचना में क्या क्या आ जाएगा, जो भी अभिलेख होगा, फ्लॉपी होगा, CD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, DVD हो गया, ये सब एक तरीके से क्या है, सूचना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे पब्लिक अथॉरिटी के बारे में, जो कि धारा 2H में बताया गया है, जिसको लोक प्राधिकारी भी कहते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 2J में बताया गया है। कौन से, धारा 2H कह सकते हैं या फिर धारा 2J में बताया गया है, ऐसा व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधेयक सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था में नियुक्त अधिकारी जिसे सूचना देने का अधिकार प्राप्त होगा। तो इसमें क्या बताया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 2J में परिभाषित किया गया है। धारा 2J में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये परिभाषित किया गया है, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद, राज्य मंडल द्वारा बनाई गई विधेयक सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था में नियुक्त अधिकारी जिसे सूचना देने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति होगा जो संविधान द्वारा या फिर कोई संसद के द्वारा जो है अधीन होगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधेयक सरकार जो होगी यहाँ पे क्या करेगी, वित्त पोषित संस्था में नियुक्त अधिकारी जिसे सूचना देने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि बताया गया है धारा 2J में। ठीक है, यहीं पे बताया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये बताया गया है धारा 2J में, इसी को हमको देखना है। तो सूचना के अधिकार से आशय सूचना प्राप्त करने के अधिकार से है, मतलब यहाँ पे क्या है, सूचना के अधिकार,
सूचना के अधिकार से क्या है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब सूचना के अधिकार से क्या हो जाता है, हमको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत क्या क्या है, जैसे कि हमको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है, नमूना प्राप्त करने का अधिकार है, भंडारित सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो टोटली हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कोई भी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी रखे गए हैं, जैसे कि 1 से 2 में प्रारंभिक लोक प्राधिकारी एवं सक्षम अधिकारी के बारे में हमने पढ़ लिया। 3 से 11 के बीच में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में 12 से 14 के बीच में, राज्य सूचना आयोग के बारे में 15 से 17, सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में 18 से 20 और प्रकीर्ण 21 से 31 के बीच में। इस धाराओं के बीच में इतनी अध्याय जो है, जैसे कि प्रारंभिक जो अध्याय है इसमें 1 से 2 धारा के बीच में रखा गया है। लोक प्राधिकारी और सक्षम अधिकारी की क्या क्या बाध्यताएं हैं, ये नहीं पढ़ा है, लोक प्राधिकारी और सक्षम अधिकारी की क्या क्या बाध्यताएं हैं, मतलब क्या क्या बाध्य होगा उनको करने के लिए, ये 3 से 11 के बीच में बताया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में 12 से 14 के बीच में बताया गया है। तो ये हम आगे देखेंगे। अब सूचना का अधिकार धारा 3 क्या कहता है, तो धारा 3 जो है सूचना का अधिकार क्या कहता है कि सभी नागरिकों को, भारत के जितने सभी नागरिक हैं उनको सूचना प्राप्त करने का यहाँ पे अधिकार है। अब नेक्स्ट है लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, तो ये जो है हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कल के वीडियो में स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हम आज कर लिए। अब नेक्स्ट जो है बाध्यताएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखते हैं ताकि आपको तुरंत वीडियो में याद हो जाए। अब नेक्स्ट हम याद करते हैं MCQ। ठीक है, MCQ के आंसर्स हम यहीं पे याद करते जाएंगे, क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण हमारा जस्ट पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो ज़रूर आपको याद रहना चाहिए। राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई के प्रमुख उद्देश्य हैं। क्या प्रमुख उद्देश्य है, सरकारी राजस्व में वृद्धि करना, वित्तीय आवश्यकताओं की अनुशंसा करना, योजनाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व किसे सौंपा गया है, तो किसे सौंपा गया है, जॉब कार्ड धारक को, कोई भी गैर सरकारी संगठन को, सामाजिक कार्यकर्ता को, या फिर ग्राम सभा को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नरेगा जो कि धारा 1 के किस खंड के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है, तो कौन से खंड में है, C जो है 17 जो है सही हो जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वर्ष में कितने बार सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित किया गया है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, तो 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। अगर आपने मेरी जो है पूरी सामाजिक अंकेक्षण की वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे हर क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सामाजिक अंकेक्षण का एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी देती हूँ आपसे नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है 15 में जो है एजेंडा की घोषणा कम से कम 1 माह पहले, स्थान, तिथि, समय और जिम्मेदार अधिकारी का नाम सुनिश्चित किया जाना। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, यहाँ पे D जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत में उस दिन, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि कार्य क्या है, तो इसकी जो कार्य अवधि है ये 6 माह है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्न में से किसे दिया गया है, तो सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्न में से किसे दिया गया है, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्न में से किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है उपयुक्त सभी, मतलब ग्राम अंकेक्षण दल को, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति को, ग्राम सभा को। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता जो करने वाला होता है यहाँ पे होता है पंचायत और सरपंच। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच दल के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, तो जांच दल के सदस्य का चुनाव जो है यहाँ पे करते हैं ग्राम सभा ही करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण क्यों आवश्यक है, तो सामाजिक अंकेक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि अनियमितता पर रोक के लिए, पारदर्शिता का निर्धारण करने के लिए, निष्पक्षता का निर्धारण के लिए। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है 21, कम से कम कितने माह पूर्व सामाजिक अंकेक्षण की घोषणा करते हुए एजेंडा जारी किया जाता है जिसमें स्थान, तिथि व समय है तथा जिम्मेदार लोगों का स्पष्ट उल्लेख होता है। तो ये कितने माह पहले दिया जाता है? 1 माह पहले। नेक्स्ट है शासन द्वारा निर्धारित दिनांकों को ग्राम सभा को आहूत करने का दायित्व किसका होता है? तो ये दायित्व होता है अनुविभागीय अधिकारी का। नेक्स्ट है ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मॉनिटर करेगी, यह किस धारा में कहा गया है? तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मॉनिटर करेगी, कार्य के निष्पादन को मॉनिटर करेगी, यह किस धारा में बताया गया है? तो ये बताया गया है धारा जो है 17(1) में। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के आयोजन प्रत्येक में करना चाहिए, यहाँ पे चाहिए जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के आयोजन प्रत्येक में करना चाहिए, तो 6 माह में करना चाहिए। कितने में? 6 माह में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में बाहरी व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया है? बाहरी व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकते, सम्मिलित होने के लिए शुल्क लगेगा, या फिर बाहरी व्यक्ति सम्मिलित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन जो कि विलोम शब्द। आज यहाँ पे विलोम शब्द का क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं या तो उपसर्ग, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द घृणा शब्द का विलोम नहीं है? तो घृणा का विलोम शब्द कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो तिरस्कार जो है यहाँ पे विलोम शब्द इसका नहीं है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द देखें तो यहाँ पे हो जाएगा स्थूल। नेक्स्ट है गुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट, प्रकट होना, ठीक है, गुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्न में कौन सा विकल्प यहाँ पे जो है नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन जो है इसका सही मिलान नहीं हो रहा है, ऐसा कहा गया है। तो लोलुप का संतुष्ट, विश्लेषण का विवेचन, तो यहाँ पे 24 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। उत्कर्ष का जो है यहाँ पे सही विलोम शब्द हो जाएगा, उत्कर्ष का जो है सही विलोम शब्द यहाँ पे अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विलोम युग्म गलत है? यहाँ पे जो युग्म मतलब यहाँ पे दिया गया है साथ में जोड़ी के साथ, तो कौन सा विलोम जो है यहाँ पे विलोम शब्द सही नहीं है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म जो है यहाँ पे सही नहीं है? तो सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय, या फिर व्यस्त, या फिर सम्मिष्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 27 का सेकंड ऑप्शन, आपत्ति का विपत्ति जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो 28 का बिल्कुल सही आंसर है अमल का विमल जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो 29 का खंडन का मंडन जो है। नेक्स्ट है अनुज का विलोम शब्द है, अनुज का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा अग्रज। इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो विलोम शब्द यहाँ पे जो है नाश का विनाश जो है ये जो है परस्पर विलोम शब्द यहाँ पे नहीं है। इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो 32 का ऑप्शन जो है शुद्ध का विशुद्ध जो है ये 32 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द सही नहीं है? तो यहाँ पे बताना है 33 का शांत का प्रशांत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में सुकर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सुकर शब्द का विलोम शब्द की बात करें तो दुष्कर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? तो 35 का अगर देखा जाए तो ये 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द देखिए। तो यहाँ पे कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर जो है नैसर्गिक जो है कृत्रिम का विलोम शब्द है। नेक्स्ट है कायर शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा? तो कायर शब्द का विलोम शब्द अगर बात करें तो यहाँ पे है वीर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सही है यहाँ पे कहा गया है, तो कौन सा विलोम युग्म सही है यहाँ पे? तो 38 का जो आंसर होगा ये अतरंग का बहिरंग जो है ये सही हो जाएगा। अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऐच्छिक जो है, अनिवार्य और ऐच्छिक जो है एक दूसरे का विलोम शब्द है। नीरस का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे सरस। तो यहाँ तक हमने ये सारी वीडियो में सारे MCQ कंप्लीट कर लिया और सूचना का अधिकार अधिनियम में 3 धाराएं भी देख ली। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक आपका साथ देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।